जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की। आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मास्टर जी को, ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया और मैं वहीं से बात शुरू कर लेता हूं। मैं बातचीत वहीं से शुरू कर लेता हूं। आपको कुछ चीज़ों के बारे में तो पहले से पता है। स्वाधीन भारत के जाबाज योद्धा हैं आप लोग, क्योंकि जिस तरह की जगह पर यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, पहुँचने में आपको कितनी तकलीफ हुई होगी हम समझ सकते हैं। पूछते पूछाते आप पहुँचे, कुछ लोग रात को आ गए, कुछ लोग सुबह से आ रहे हैं। तो अगर हम लोग दूर दराज के किसी गांव में भी अगर इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं, तो जब देश के लिए बड़ा आह्वान होगा तो आपकी संख्या का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और फिर बात आती है समझ की, क्योंकि जब तक बात पूरी तरह से समझ में ना आए तब तक लड़ाई भी पूरी तरह से जीती नहीं जा सकती। लड़ाई लड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये जो लड़ाई है इस वक्त, कोई इसको तीसरा विश्व युद्ध बोल रहा है, कोई इसे अंतिम लड़ाई बोल रहा है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि आज़ादी की ये आखिरी जंग जैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि इसके बाद हमारे पास कुछ बचने वाला है नहीं। अभी तक हमारे पास बहुत सी चीज़ें थी। हमारा भाईचारा था। मैं जब इस मुलापुरवा गांव में जब हम बैठे हैं, डॉक्टर साहब हैं और लखा भाई, हम मिले जब आसपास के लोगों से भी मिले, तो हमने देखा कि अभी यहाँ भाईचारा बचा हुआ है। अभी देखा यहाँ पशुधन बचा हुआ है। अभी रेत मिट्टी में पैर अभी बच्चों के हैं। आप जब इन गलियों के अंदर बारिश के बाद के कीचड़ को देख रहे थे, तो कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि यह इलाका पिछड़ा है। मैंने कहा, किस मामले में पिछड़ा लगता है आपको ये? बोला, यहाँ इतना विकास नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे यही पूछ लिया कि आप विकास किसको मानते हो? विकास का पैमाना क्या है? विकास के कुछ पैमाने हैं, उनमें से 2-3 पैमानों के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो आदमी के पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय होना चाहिए, तो हम ये मानेंगे उसका विकास हुआ है। आदमी सुबह से लेकर शाम तक खुश होना चाहिए, प्रकृति के नज़दीक रहना चाहिए, प्रकृति को बचाने वाला काम करते रहना चाहिए और उसकी मूलभूत आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति उनकी हो जाती हो, मूलभूत आवश्यकताओं की, तो विकास हो गया। सड़कें विकास नहीं होती हैं, पक्के मकान विकास नहीं होते हैं, सीमेंटेड एरिया विकास नहीं होता है। आपके घरों में पशुधन बंधा हुआ है, आप उसके साथ जी रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये गांव हमारे करनाल, चंडीगढ़ के एरिया से ज़्यादा विकसित माना जाएगा। कारण क्या है? आज चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ में रहता हूं और करनाल मेरा जिला है। मैं अपने 2 जिलों की बात कर लेता हूं। आज अगर चंडीगढ़ में लॉकडाउन लग जाए और सरकार कह दे कि तुमको 15 दिन या 20 दिन तक पानी नहीं आएगा तुम्हारी टूटी में, कोई सामान बाजार में इधर से उधर नहीं जाएगा और बिजली नहीं आएगी, मैं आपको बता रहा हूं आत्महत्या कर लेंगे लोग। इस हाल में है शहर का आदमी। यहाँ आपको कहे 15 दिन लाइट नहीं आएगी, आप बोलो 15 साल ना आए, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? हम बिजली के ऊपर निर्भर ही नहीं करते हैं। ठीक है, हमको थोड़ा बहुत आटा वगैरह चाहिए तो गेहूं पीसना पड़ता है, वो हम हाथ से पीस लेंगे, हम जुगाड़ करना आता है अपने को, गांव के आदमी को। बिजली, सरकारी पानी नहीं आएगा, बोला नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हमको क्या, हमारा नलका है हमारे पास। राशन नहीं आएगा, ना आए, हमारे पास 1 साल का राशन पड़ा हुआ है।
असली धन हमने अपना बचा कर रखना सीखा तो गांव के आदमी ने सीखा। शहर का आदमी कचरा लेके घूम रहा है, कचरा। मैं आपको उसका सबूत बताता हूं। 7 नवंबर 2016 का वो दिन याद कीजिए। 7 नवंबर 2016 को एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक उदाहरण ले रहा हूं। रात को 6-7 लोग अपनी अपनी घरवालियों से बात कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भगवान मेरे पास 50 लाख रुपया है, मैं इसका क्या करूं। पत्नी बोली इसको हम 3 दिन बाद बैंक में जमा करवा देंगे, या 3 महीने बाद, या अगले साल हम इसे बैंक में जमा करवा देंगे और फिर एफडी वगैरह ले लेंगे। एक दूसरा आदमी है, उसकी बीवी बोलती है, उसी के पास भी 50 लाख रुपया है, वो बोलती है कि हम एक काम करेंगे, हमारे पास हमें पशुधन बहुत पसंद है, हम आज के टाइम पर 50-50, 60-60 हज़ार रुपए की भैंस आती है, वो लेकर आएंगे, 50-100 भैंस लेके अपना पूरा बाड़ा और यह ज़मीन खरीद लेंगे। 4-5 एकड़ ज़मीन खरीदने की बात तीसरी किसी घरवाली ने बोली कि इसकी सारी की ज़मीन खरीद लो। एक घरवाली बोल रही है इसका सोना खरीद लेते हैं, और इस तरह से सब अपना अपना खर्चा करते हैं। एक ने कहा कि चलो मैं इसकी 50 लाख रुपए की गाड़ी ले आता हूं। इसके पास 50 लाख रुपया रखा है, एक के पास 50 लाख की गाड़ी आ गई, एक के पास 50 लाख का सोना आ गया, एक ने 50 लाख का पशुधन खरीद लिया, एक ने 50 लाख की जमीन खरीद ली। ये 5 लोगों का उदाहरण है 17 नवंबर 2016 को। 2016 में अगले ही दिन, 7 नवंबर, अगले ही दिन 8 नवंबर को एक आदमी टेलीविजन पर आया और उसने बोला कि आज हम सारे पुराने नोट 500 और 1000 के बंद कर रहे हैं। नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर को। मैंने 7 नवंबर का जिक्र इसलिए किया। 8 नवंबर को नोटबंदी हो गई और आपके नोट अब ये कचरा हो गए। उसने बोला था ना ये लाइन कि अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, अगर आपने इनको बैंकों में जमा नहीं कराया तो ये सब कचरे का ढेर हो जाएंगे। जिसने वो गायें भैंस खरीदी थी उसकी तो कीमत बढ़ गई, जिसने जमीन खरीदी उसकी तो कीमत बढ़ गई, जिसने सोना खरीदा उसकी तो बढ़ गई, और जिसके ने मोटरसाइकिल खरीदी, कार खरीदी, जिसने रुपया अपने पास रखा उसको उसी टाइम में अरे ये क्या हुआ, 50 लाख की गाड़ी लेकर आओ, कभी पता लगेगा 5 लाख की ले आओ, मोटरसाइकिल ले आओ 1 लाख की, अगले ही दिन बेचने चलो 1 लाख की नहीं बेच सकते, 99, 98, 95 भी नहीं, 80 पे आ जाओ सीधा। इसका मतलब ये क्या भाई, 80? अच्छा, आपने एक और केस देखा होगा कि आपकी 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर कंपनी बोलती है आपको 10,000 रुपया, 15,000 रुपया डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और बाकी का वो आपको लोन दे देती है। और ये भी मालूम है कि इस एरिया में स्वाधीन भारत के योद्धा हैं और उनको ये भी पता है कि लीगल तरीके से अदायगी कैसे करनी है, सही तरीके से। वो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से उसकी अदायगी भी जानते हैं, फिर भी वो 10,000, 20,000 में आपको गाड़ी दे रहे हैं। इसका मतलब उनको 10,000, 20,000 रुपए में भी फायदा होता है। इसका मतलब वो भी उनके पास अगर ज्यादा जाएगा तो ही ये बात होगी। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये था कि हम कचरा लेकर घूम रहे हैं शहर के लोग, असली धन लेकर घूम रहा है गांव का आदमी। उसके पास सेहत है। हमारे वहाँ चले जाओगे ना तो मेरे ख्याल से 100 घरों में से 1 घर भी ऐसा नहीं है जिस घर में सारे बंदे घर के स्वस्थ हों। कोई ना कोई बीमार है परमानेंट। और शहर में जाओगे तो शहर में मैंने तेल देखा है, खाने का सामान देखा है, आटा देखा है, पैकेट का सामान देखा है। एक चीज मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें, ऐसा एक भी चीज खाने लायक नहीं है। आटा है वो मैदे के रूप में आता है, उसके ऊपर 6-6 महीने का एक्सपायरी डेट है, 6-6 महीने का। अरे हम लोग यार गेहूं पीसते हैं 15 दिन के अंदर उसके अंदर जीव हो जाते हैं, उनका 6 महीने कैसे चलता है वो शहर वाला आटा? ऐसा कैसे पड़ा रहता है 2-2 महीने पैकेट के अंदर?
बिस्किट देखते हैं, नमकीन देखते हैं, कॉटन सीड ऑयल, ब्रेन ऑयल, पाम ऑयल यूज कर रहे हैं, जिनसे कैंसर हो रहा है, पेट खराब हो रहा है और नपुंसक हो रही है अगली पीढ़ी। कॉटन सीड ऑयल में तो सबने देखा ही होगा, हमने बहुत बार डिटेल में वीडियो बनाई। कॉटन सीड ऑयल से पूरी की पूरी अगली पीढ़ी नपुंसक हो रही है। नपुंसकता का लेवल बताऊं मैं आपको, आपके गांव की अमीरी का मैं वो बता रहा हूं आपको कि कहीं आप इस गांव को पिछड़ा हुआ ना समझ लो, कहीं गलती से ये गलती ना कर बैठो कि यहां पर भी पक्की सड़कें चाहिए। उन्होंने वहां हमारे वहां खेतों के अंदर पेस्टिसाइड यूरिया का जहर बिछा दिया, उसकी एक लेयर इकट्ठी हो गई जमीन के ऊपर। बारिश हो जाए जितनी मर्जी, सारा पानी ऐसे ही खड़ा रहता है, पानी पी नहीं रही है धरती, क्योंकि ऊपर का 3 फुट की जमीन को उन्होंने बिल्कुल ऐसा लक्कड़ बना दिया, पत्थर बना दिया। ट्रैक्टर, रोटावेटर और बड़ी बड़ी मशीनों ने सब बर्बाद कर दिया। यहां आप सुबह बारिश हो जाओ जितनी मर्जी, शाम तक पानी ठहरेगा क्या? सारा पानी पी जाएगी, जितना पानी पी जाएगी तो नीचे का पानी रहेगा। अब आपके हाथ का नलका आपके पास बचा हुआ है। मैं देख रहा था वहां पाइप थी, सुबह सुबह हम घूमने गए अभी वहां जब घूमने गए तो वहां देखा मैंने कि यार पाइप, ये कौन सी पाइप है? वो बोले कि ये पानी का पाइप सप्लाई दे रही है सरकार। पानी की सप्लाई दे रही है? अच्छा, यहाँ जो टॉयलेट बनाए ये सरकार ने बनाए, इनके ऊपर नाम लिखा इन्होंने इज्जत घर। मैं देखा अच्छा, कर्जा दे करके बेइज्जती करते हो। हम विधि की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, उस पर सुनते नहीं हो, वहां धक्के मारकर बाहर निकालते हो, वहां बेइज्जती करते हो। यहां तुम्हें हमारी इज्जत की पड़ी है टॉयलेट के नाम पर। हमको नहीं पता है क्या कि ये टॉयलेट क्या करेगा? ये टॉयलेट और ये हम इधर नहाए तो वो साबुन रखा था। मैंने अपने साथियों से पूछा, मैंने कहा ये जो साबुन वाला पानी नलके से लग के कहाँ जा रहा है? बोला इधर फसल में जा रहा है। मैं कहा तो फसल को खराब करेगा, तो समझाना पड़ेगा कि अपना मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी है, उससे बढ़िया साबुन थोड़ी ना है। लेकिन ये कंपनियां क्या करती हैं, आपके गांव में घुसती हैं। ये आपके गांव में घुसकर आपको ऐसा बना देती हैं कि आप आपस में एक दूसरे के साथ तो बिल्कुल भी ना रहो, और जितना कमाई है वो सारी कमाई कंपनियों को देते रहो, सुबह से लेकर रात तक ये इंतजाम कर देते हैं। हमारे वहाँ यही है पूरे शहर के अंदर। उनके पास अपनी बिजली नहीं है, अपना पानी नहीं है, अपना बीज नहीं है, अपना डंगर नहीं है, डंगरों का बीज नहीं है, खेत का बीज नहीं है। और आदमी के बीज का अगर मैं आपको बताऊं, मेरा करनाल जिला है, 2023 में अकेले करनाल जिले में 1,38,000 बच्चा आईवीएफ से पैदा हुआ है। आईवीएफ का मतलब है आदमी का बीज खत्म हो रहा है, आदमी का बीज खत्म हो चुका है। मतलब वो डॉक्टर के पास बच्चा पैदा करवाने जाते हैं। और जो ये संकर गायें, संकर भैंस ये देने लगे, जो अस्पतालों में डंगरों के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से गर्भाधान करने लगे, हम देख रहे थे। मैंने पूछा ये सारा का सारा इन्हीं का है? मतलब अच्छे लेवल के जो बैल होते हैं या फिर सांड होते हैं या झोटा होता है, उन्हीं का है क्या? बोले नहीं नहीं, कई बार मिलावट भी कर लेते हैं, जीन थेरेपी कर लेते हैं, तो दूसरा जीन, मतलब गाय को भैंस को कुत्ते का, सुअर का, उसका मिला हुआ जीन मिला हुआ भी बीज दे देते हैं। ये काम कर रहे हैं कौन? जो यहाँ डंगरों के डॉक्टर बैठे हैं। क्योंकि आपकी जो सब्जियां हैं उनके अंदर तो वो जीन मिलाने ही लग गए हैं। बीटी कॉटन है, जैसे मैंने कॉटन सीड ऑयल बोला, उसमें वो बीटी जो कीड़ा है उसके जीन डालने शुरू कर दिए। वो लाल गोल टमाटर आता है, शहर में सुंदर सा दिखता है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है, खाने में मीठा लगता है, उसमें मछली का जीन है। जो हरा खीरा आता है, गोल गोल सुंदर सा हरा, बिल्कुल हरा दिखता है, उसके अंदर भी किसी जीव का जीन है। वो यानी आप यहाँ 24 घंटे सारा दिन चिल्लाते हैं शाकाहारी शाकाहारी बनेंगे हम, और आपको टमाटर के अंदर वो मछली का जीन दे करके आपको मांसाहार खिला देंगे, तब आप क्या करोगे? इसलिए मजबूरी है आपकी और हमारी कि अगर इस देश को बचाना है, अगर हमें शाकाहार पे सबको लेकर आना है, तो गांव के हर आदमी के पास अपने खेत में बोने के लिए उसका अपना बीज होना चाहिए, जो देसी बीज है, जो हमारा ओरिजिनल बीज हुआ करता था। बाजार से बीज आएगा तो आपके गेहूं में, चावल में, दूसरे बीजों के अंदर वो जानवरों का, जीवों का जीन मिलाते आपका शाकाहार समाप्त कर देंगे। फिर आप
आपकी बुद्धि फिर उसी तरह से काम करना शुरू कर देगी जैसे राक्षस लोग करते हैं उनका काम, जैसे जो मांसाहार खाने वाले लोगों का। अब ये काम वो लोग उस जगह पर कर रहे हैं जहां पर वो कहते हैं टेक्नोलॉजी है, तरक्की है। और जब हम उन आदमियों को समझाते हैं, मैं आपकी सबसे कमाल चीज क्या मानता हूं मालूम है, कि आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि आप अभी तक करप्ट नहीं हुए हो, यहां से आप दूषित नहीं हुए। वहां का आदमी को मैं बोलूंगा कि ऐसे ऐसे करके कहानी है, वो क्या बोलता है कि यार देवेंद्र बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तुमने जो बोला बिल्कुल सही बोला, पर कर ही क्या सकते हैं। वो अभी उस पोजीशन पे जा चुके हैं, वो ये कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहां आकर के एक हौसला मिलता है कि नहीं, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है इस देश के अंदर, अभी विधि की बहाली संभव है, अभी नियम कायदे कानून का राज आना संभव है, क्योंकि अभी यहां कुछ लोग ओरिजिनल बचे हुए, असली बीज। हां, आपके अगली जो औलाद है उसको खत्म करने की पूरी तैयारी चल रही है। ये दुकान का अभी गेट बंद हो गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। इन दुकानों के ऊपर जितना सामान बाजार से आ रहा है, पैकेट वाला जो सामान आ रहा है, उस सब के अंदर वही तेल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। मतलब गांव वालों को इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, दुकानदार को मैं बोलूंगा कि तुम ये सब मत बेचो, तो दुकानदार बोलेगा मेरे से नहीं खरीदेंगे तो बच्चे जाकर दूसरी दुकान से खरीद लेंगे, उन्होंने तो खरीदना है। लेकिन मैं माँ बाप को समझाऊंगा कि तुम्हारे बच्चे नपुंसक और बांझ होने वाले हैं ये सामान खाकर, तो माँ बाप बंद कर देंगे। वो खुद ही बोलेंगे दुकानदार को, गांव के सारे दुकानदारों को बोल दो कि ये सब मत लाओ, फिर ये बंद हो सकता है। हम अपना बना सकते हैं, हमारे पास दूध घी है, सब कुछ है, आटा है, तो हम अपने बिस्किट्स, अपना नमकीन, अपना कुछ बढ़िया बना सकते हैं। और हमारे गांव के बच्चों को, लोगों को बनाने का कई बार शौक होता है बहुत बढ़िया। तो जिस तरह की भी चीज़ें हमें चाहिए हम अपनी बना सकते हैं। पर जिस बात के लिए ये बातचीत शुरू हुई थी वो बात थी विधि की बहाली की। जो पहली बात मैंने आपको बोली कि हम कचरा लेकर के घूमते हैं जेब में, जिसको वो लोग पैसा बोलते हैं, जिसको वो लोग रुपया बोलते हैं। रुपया उनको पता ही नहीं बेचारों को। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि इतनी अवेयरनेस है कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा असली रुपया कौन सा है, और जो हमको दिया जा रहा है ये सारा नकली है। जितना लोन में दिया जा रहा है ये भी नकली, जो तनख्वाह में दिया जा रहा है, देखो मेहनत हमसे असली करवा रहे हैं। हमारी जो धन है हमारा असली धन ले रहे हैं, प्रॉपर्टी हमारी असली ले रहे हैं, डंगर हमारा असली, गिरवी जब रखनी है प्रॉपर्टी वो असली है, लेकिन जो दे रहे हैं वो सब नकली है। तो ये नकली माल सिर्फ रुपए तक नहीं बचा है, खाने की आइटम और पीने की मैं आपको बता रहा हूं। जो पानी वाली बात थी वो रह गई, मैं उसको क्लियर कर दूं। जिस भी गांव में पीने का पानी सरकार दे रही है, सोच कर देखो। अच्छा, कोरोना वाले टाइम में यहां इस गांव में भी इंजेक्शन लगाने आए थे क्या लोग? तो जिन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे अब उनको पता लग रहा है कि उन्होंने क्या चीज लगवा ली? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पूरे गांव के लोगों को पता लग रहा है ना कि पहले गांव में कोई बीमार नहीं होता था, और जिन्होंने सरकार की वो अमृत बूटी पी ली है, जिन्होंने वो प्याले पी लिए हैं, वो बूटी लगवा ली है, अब उनमें के घर में बीमारियां आनी चालू हो गई हैं। अस्पतालों में जाते हैं, टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट में कुछ रिपोर्ट भी नहीं आती है। कमाल की बात तो ये है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा। अब आपकी सारी पूंजी जाने वाली है, समझो। यानी ये जो दवाई के नाम पर केमिकल आपके शरीर में आया, ये आपका सारा कुछ ले जाएगा। या तो ये सोच लो करड़ा मन करके कि भैया ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि सरकार ने ये बीमारी दी है आपको, ये इलाज नहीं दिया है। अगर आपको रुपया असली देती हो, खाने पीने का आइटम अच्छी देती हो, अगर आपकी सुविधा के लिए सरकार कुछ सोचती हो, तो हम ये मान लेते हैं। कमाल की बात है, देश के लोग ये नहीं समझ पाए कि जो सरकार कहती है कि अगर आपको बुखार हो जाए तो आप बुखार से मरो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे अपने जेब से खर्च करने पड़ेंगे। कैंसर से मरोगे तो पैसे जेब से खर्च करने पड़ेंगे, बच्चे की डिलीवरी होगी तो पैसे जेब से खर्च करने पड़ेंगे, आपको एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा जेब से खर्च करना पड़ेगा, आपको कोई भी बीमारी हो जाए आप जेब से खर्च करना पड़ेगा। जेब से खर्च नहीं करते बेशक
अस्पताल की तरफ से बेशक मर जाओ, वो कहेंगे प्राइवेट अस्पताल में चलाओ। प्राइवेट अस्पताल को पहले लाखों रुपया चाहिए, अगर लाखों रुपया आपके पास नहीं है तो वो कहेंगे जहां मर्जी जाओ, हमें कोई ठेका नहीं है। उनको आपकी कोई चिंता नहीं है किसी और बीमारी में, लेकिन वही लोग आपको कह रहे हैं हम आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे। क्या बात है यार। यार अगर तुमको हमारी चिंता है तो बाकी बीमारियों में हम अपने जेब से खर्चा क्यों करें? इसका मतलब नाटक है। हमारी चिंता का ये नाटक है, प्योर नाटक है। हमारी चिंता नहीं है, चिंता दिखा करके हमारी चिता तैयार करनी है उनको। वो इस दिशा में चले हुए हैं। और हम, जिसको ये बात समझ में आ गई, उसने डॉक्टर की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछे, डॉक्टर भाग गए। पुलिस वालों से सवाल पूछो तो पुलिस वाले, डॉक्टर, नर्स, ये जो आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, ये क्या करती हैं? 1 मिनट में पलटा मार जाते हैं, 1 मिनट में बोल देंगे हम क्या कर सकते हैं, हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हमको तो नौकरी करनी है भाई, जो सरकार का आदेश आएगा हमको तो मानना पड़ेगा भाई। अपनी अक्ल नाम की कोई चीज नहीं होती नौकर के पास। तो मैं जब ये पानी वाली बात आपकी देख रहा था कि ये पानी का कनेक्शन आ गया है, पाइप आ गई हैं, तो मैं सोच रहा था, मैं कहा अभी यहाँ पानी का कनेक्शन आएगा, फिर यहाँ पानी का वाटर वर्क्स का एक नया एक ज़मीन लेंगे ये लोग, फिर समर्सिबल लगा करके पानी निकाला जाएगा, और फिर वो टूटी सारा दिन चलती रहेगी, फिर गलियों में कीचड़ होगा, फिर लोग पक्की सड़कें मांगेंगे, और फिर हमारे शहर की तरह फिर यहाँ भी सब जगह पक्का पक्का कर देंगे कि पक्का मकान, पक्की गलियाँ, पक्की सड़कें, पक्का ग्राउंड, पक्का सब कुछ। और फिर उधर से खेत के अंदर भी पानी नहीं जा रहा है और यहाँ गलियों में से भी नहीं जाएगा। नदियों को भी पक्का कर रहे हैं, इतने हरामखोर हैं हमारे वहाँ, तो नदी और नहरों को भी पक्का कर रहे हैं। नीचे से पक्का कर दिया तो पानी नीचे नहीं जाएगा, पानी नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको अपने गांव के कुछ इलाकों की बात बता रहा हूं, 1000 फुट पे पानी जा चुका है। ये कब हुआ? ये जो पानी आज की जो हालत है ना, जैसे कुछ साथी मुझे बोल रहे थे कि आपके वहां, मेरे वहां ये जो हालत आज गांव की है, ये लगभग 30 साल पहले थी। 30 साल पहले उन्होंने पानी के कनेक्शन दिए थे हमको, और वो टूटी दिन रात ऐसे चलती थी फ्री। सुबह चल रही है 3-4 घंटे, शाम को चल रही है। तो सरकार को नहीं मालूम है कि नीचे का पानी खराब हो जाएगा, नीचे का पानी खत्म हो जाएगा? उनको मालूम है। उनको नहीं मालूम है कि तुम जो नदियों के अंदर ये केमिकल डाल रहे हो, जो फैक्ट्रियों का बचा हुआ सामान डाल रहे हो, जो तुम ये जो साबुन, शैम्पू, हैंड वॉश, ये सब दे रहे हो, इनमें केमिकल मिले हुए। वो केमिकल हमारी फसलों में अगर ये पानी चला गया उसको खराब करेगा, ये पानी नीचे चला गया उसको खराब करेगा, ये पानी जहां रहेगा खराब करेगा। ये सरकार को नहीं मालूम है क्या? अगर नहीं मालूम है तो इतने बेवकूफ लोगों को सरकार में बैठने का फायदा नहीं है, और अगर मालूम है तो ये हरामखोर हमको जानबूझकर मौत के मुंह में डाल रहे हैं। और ये केमिकल्स पे केमिकल्स हमको दिए जा रहे हैं, और ये देते जा रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि ये केमिकल जब अंडरग्राउंड पानी में चला गया तो नीचे का पानी अपने आप को शुद्ध नहीं कर पाएगा। पानी की ये खासियत होती है कि पानी खुद को साफ कर लेता है अगर उसमें बाहर से गंदगी ना आए तो। जैसे कोई बोले, आप मुझे बताओ, आपकी टूटी में ऊपर 15 दिन का पानी है, टंकी में, खेत छत पे टंकी रखी है, उस पर 15 दिन का पानी है, और नलके से आपने पानी निकाला अभी बाल्टी से, तो ताजा पानी किसको बोलोगे? अरे नलके वाला तो नीचे हजारों साल से पड़ा है। नहीं समझे? देखो, आपने 1 मिनट में नलके वाले को ताजा बोला, जबकि नलके वाला तो नीचे पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ है, उसको हम ताजा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो धरती के नीचे पानी है, अगर उसमें कोई गंदगी आएगी भी, अगर उसमें कोई जीव आएगा, पैदा भी होगा, तो उसमें दूसरा जीव पैदा होगा उसको खाने वाला, और वो मर जाएगा। मतलब ये बड़ा कमाल की चीज है। परमात्मा ने इतना सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है आदमी को, दूसरे सारे जीवों को जिंदा रखने के लिए, कि अगर पानी जमीन पी लेगी और नीचे साफ सुथरा पानी होगा, उसमें कभी गंदगी आएगी नहीं, कभी सड़ेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, नीचे वाला पानी कभी नहीं सड़ेगा। क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं परमात्मा ने। अब वो पानी सड़ेगा नहीं, इसलिए सरकार ने यह तय किया कि नीचे के पानी में केमिकल भेजो ताकि वो सड़े। आपका टंकी का पानी इसलिए सड़ता है क्योंकि आपके टंकी में जो पानी आता है वो सारा का सारा केमिकल उसमें मिला के देता है सरकार। और सोचो कि पूरे गांव के, पूरे देश के पास
अगर टूटी का पानी हो, 1 हफ्ता 10 दिन तक पानी आए ही ना, और नीचे का पानी लाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बिजली भी ना आए, ये पता लगे कि यहाँ जो ये लखा जैसे लोग हैं जनरेटर चला लेते हैं और मोटर चला लेंगे, तो भाई डीजल पेट्रोल भी बैन कर दो। नितिन गडकरी का बयान सुना होगा ना, 4 साल पहले उन्होंने बोला था हम भारत में पेट्रोल डीजल बैन करने वाले हैं। पेट्रोल डीजल बैन हो गया, समर्सिबल चल नहीं रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है, जिन्होंने सोलर लगवा रखे हैं सूरज भी नहीं आ रहा है। पता है ना, हार्प टेक्नोलॉजी से सूरज को भी ढकना संभव है, पता होगा इस बात को तो, कि बारिश भी जब मर्जी ला सकते हैं, बादल भी जब मर्जी ला सकते हैं, केमिकल वाली बारिश भी कर सकते हैं, तूफान भी ला सकते हैं, भूकंप भी ला सकते हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी इन्होंने बना रखी है। तो बिजली भी नहीं आई है, सोलर भी नहीं चल रहा है, जनरेटर भी नहीं चल रहा है, पानी नीचे से निकल नहीं रहा है, सरकार का सप्लाई का पानी 10 दिन तक ना आए तो हमारा सबका पानी खत्म हो जाए। अभी गांव वालों को, यहाँ वालों को नहीं लगेगा, क्योंकि इनके पास तो पानी की नदी पास से गुजरती है। हाँ सच्ची, आपको पता है नया कानून बन रहा है कि नदी में से आप पानी नहीं पी पाएंगे आने वाले टाइम में, नहीं मालूम है ना शायद। प्राकृतिक झरने से, प्रकृति के जो भी स्रोत हैं उन सब के ऊपर सरकार अपना कब्जा करने जा रही है कि आप कभी वहां से पानी नहीं पी पाएंगे, और अगर बाद में हो सकता है उनको प्राइवेट कंपनियों को लीज पर दे दे वो, तो प्राइवेट कंपनी तो क्यों पीने देगी? क्यों पानी के ऊपर ऐसा क्यों? क्योंकि पानी को अभी पेटेंट करवाया जा चुका है एक ईंधन के रूप में। मालूम है क्या आपको? पानी से मोटरसाइकिल चल सकती है, पानी से कार चल सकती है, पानी से जहाज उड़ सकते हैं, ये टेक्निक आ गई है। तो पानी की मदद से हम लोगों को ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है, ये बात पेटेंट करवा ली। तो अब कंपनियां चाहती हैं कि पानी के ऊपर कब्जा कंपनियों का हो जाए। तो जैसे लिमिटेड सा पेट्रोल डीजल पैसों में मिलता है, वैसे ही पैसों में इनको पानी मिले। नलका जब तक रहेगा पानी आपको पैसों में नहीं दिया जा सकता, इसलिए टूटी का कनेक्शन दिया जाएगा। टूटी के कनेक्शन में अगर उन्होंने कह दिया साल में 10 रुपया देना है और साफ पानी मिलेगा, तो आदमी को लगेगा 10 रुपए में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन तब आपको जाकर के याद करना पड़ेगा कि हमारे जब चंडीगढ़ में पहली बार पानी दिया गया था तो ऐसे ही दिया गया था कि बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, और बाद में आज के टाइम पे पानी का बिल आपके बिजली के बिल से ज्यादा आता है। हमारा पानी का बिल आपके बिजली के बिल से ज्यादा आता है। आपका हर लीटर पे पैसा लेने का, अब अभी जो उन्होंने कहा है कि अब हम हर लीटर पे पैसा लेंगे। जितने लीटर पानी, मीटर लगा रखा है हर घर के, उसमें जैसे बिजली का मीटर है ऐसे ही पानी का मीटर है, और जितना मीटर जितना पानी यूज करते हैं उतना। हम अगर गलती से मोटरसाइकिल धो ले पाइप लगा करके तो 2000 रुपए का चालान है, और नलके का पानी तो 1000 फीट पे नीचे है। नलके का पानी है नहीं, और सरकार का पानी लोगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो आपके गांव की बर्बादी चालू हो चुकी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और मैं जो बात बता रहा था कि 10 दिन अगर आपको पानी ना मिले और 11वें दिन अखबार में आ जाए कि आज पानी 12 बजे से लेकर के मिलेगा, तो सारे लोग उसमें आते ही सबसे पहले तो जम के क्या करेंगे? पिएंगे, क्योंकि प्यासे मर रहे हैं ना, ताजा पानी पिया नहीं है। तो 11वें दिन अचानक जब पानी आएगा तो सारा गांव पहले तो जी भर के पानी पिएगा, फिर सारे डंगरों को पिलाएगा, फिर पानी स्टोर करेगा, फिर भी पानी आए जा रहा है तो फिर टंकी भरने के बाद, बाल्टियां भरने के बाद जो बचेगा उसमें नहाएगा, और फिर शाम को पता चलेगा इसमें तो केमिकल मिला के दिया है। ये हमारे वहां हो चुका है। टंकी पे काम करने वाला एक आदमी मेरे पास चुपचाप आके कहता है, बलारा जी आप बहुत बड़ी मतलब जो बात कहते हो हमें नहीं पता आपको कैसे पता चली, लेकिन सरकार हमको केमिकल देती है और वो कहती है कि जो पाइप है ना, जो ट्यूबवेल है जो सबके घरों में सप्लाई दे रहा है, उस ट्यूबवेल में एक नोजल बना रखी है उन्होंने कि ये केमिकल यहां पे डाल देना है, वो हल्के हल्के उसमें जाता रहेगा, वो एक एक बूंद करके तो जिस जिसके घर में जाना होगा सबके घर में चला जाएगा। मैंने कहा अगर गलती से, मैं तो नहीं कह रहा जानबूझ के सरकार करेगी, क्योंकि सरकार बहुत अच्छी है, आपका ख्याल बहुत रखती है, पर गलती से उसमें किसी दिन जहर का पैकेट आ गया तो, गलती से किसी बीमारी का आ गया तो,
भाई मैं नहीं कहता सरकार करे, गलती कभी कहते हैं गलती हो गई भाई, 1 मिनट लगती है उनकी तो। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप डिमांड भी करोगे, लट झंडे डंडे उठाओगे, तो क्या करोगे, जिम्मेदार आदमी को सस्पेंड कर दो, तो वो टंकी वाला सस्पेंड होगा बेचारा, 12-15 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाला, उसने मारा ना। और अगर ऐसा केमिकल आ जाए जो आज तो ले लिया, आज बॉडी में चला गया, उसका असर साल भर बाद होना है, 1 साल के बाद होना है, या 6 महीने बाद आपको लकवा होना है, पैरालिसिस। अभी देखो ना, आपके पूरे गांव के अंदर पैरालिसिस के केस बढ़ गए हैं, नपुंसकता के, बांझपन के, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, दिल की बीमारी, पेट की बीमारी बढ़ गई ना, घुटनों में दर्द, शरीर में दर्द, ये सब बढ़ गया। अचानक थोड़ी बढ़ा था लगवाने के बाद, ऐसे थोड़ी था कि लगवा के आए शाम को दर्द होना शुरू हो गया। किसी का 6 महीने में चालू हुआ, किसी का 1 साल बाद चालू हुआ, किसी का 2 साल बाद, और कोई 3 साल में मरेगा, कोई 4 साल में। अगला साल देखना आप अपने गांव में मरने वालों की संख्या, ऐसे धाड़ धाड़ मरेंगे। पूरी योजना बना के रखी हुई है, आप लोगों के लिए पूरी स्क्रिप्ट बना के रखी है। बचना कैसे है? ना ही गांव के पास, हमारे इलाके की बात कह रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका गांव अभी बचा हुआ है। जिस घर में कोई ना कोई पशु बंधा हुआ है और उनके पास कम से कम दूध के लिए उनको किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता है, तब तक वो गांव तरक्की में माना जाएगा। मेरे दादाजी की बात मुझे बड़ी याद आई एक दिन, अचानक से मुझे ध्यान में आया और मैंने उस बात को बताना शुरू किया। मेरे दादाजी को ना शाम, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगले दिन अगर लस्सी बनानी है तो हम दिन भर हमारा दूध जो है वो पकता रहता है, ऐसा ही करते होंगे आप लोग भी, यहाँ धीमी आंच पे पकता रहता है। तो शाम को उस पर मलाई आती है, वो पीली हो जाती है और वो बड़ी टेस्टी, सबको बड़ी अच्छी लगती है, वो मिट्टी की उसमें है ना। तो वो जो शाम वाली मलाई है वो मेरे दादाजी को बड़ी पसंद थी। एक बार ऐसा होता है, धीरे धीरे हमारे पास पहले 25-26 भैंस होती थी गांव में, वो धीरे धीरे हमारे नकारेपन की वजह से अगली पीढ़ी काम करना चाहती नहीं है, उन्होंने ऐसा बना दिया ना सारा दिन। अभी मैं देख रहा था, एक मम्मी और पापा दोनों बैठे हैं ऐसे तख्त पे घर के बाहर, और उसके चारों बच्चे मोबाइल पे चिपके हुए हैं, चारों इकट्ठे होकर के एक ही मोबाइल पर देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये अब गए, ये चारों गए समझो, ठीक है ना, क्योंकि इनके पापा ने इनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी है, अभी आपस में मार, एक दूसरे को मार डालेंगे। तो वो शाम को भैंसें वो कम होती कम हो गई और बच गई 2 भैंस, एक ब्याने वाली थी, एक थोड़ा दूध दे रही थी। और एक दिन ऐसा आया कि उस दिन मतलब दूसरे वाली ने भी दूध नहीं दिया, तो उस दिन हारे में जो है हमारे वहाँ वो दूध पकने के लिए नहीं गया। तो शाम को दादा ने रोटी मांगी, तो हमने 3-4 बजे के करीब हमारे बुजुर्ग खाया करते थे, वो जब उन्होंने मांगी रोटी तो उसके ऊपर घी रख दिया और मलाई नहीं रखी। वो घी रखा, बोला मलाई नहीं है। मैंने कहा नहीं, आज दूध नहीं था। तो अपने घर में दूध नहीं है, पहली बार सुना। मैंने कहा हाँ। कहते हो लिया तुम्हारा नाश। जिस घर के पास अपना दूध नहीं है समझो उसका सत्यानाश हो गया। जिस घर के पास अपना बीज नहीं है समझो उसका सत्यानाश हो गया। वो बीज कैसा ही हो, खेत का हो, डंगर का हो, आदमी का हो, जो भी हो, उसमें दूसरा बीज आ गया तो गया ना। अरे यहाँ के बीज यहाँ की मिट्टी के हिसाब से हैं, हमारे करनाल के बीज करनाल की मिट्टी के हिसाब से हैं। हमने देखा आप लोगों की गाय का छोटा है, हमारे वाली गायें थोड़ी तगड़ी ऊंची होती है। हमारे वाला आदमी भी पहलवान है, सारे के सारे मेडल वही लेके आ रहा है कि नहीं। वो जैसी मिट्टी है वैसा वहाँ का बीज है, वैसा वहाँ का आदमी है। तो जैसे जहाँ के वातावरण के हिसाब से ये सब कुछ डिजाइन किया परमात्मा ने, ये हमारा आपका डिजाइन किया हुआ नहीं है, ये ऊपर परमात्मा ने तय किया और देखा सबके हिसाब से चीजें सेट करी। तो मैं इसको कैसे देखता हूं कि हम अगर विधि का शासन लाना चाहते हैं, हम अगर न्याय की बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ से ये देश चले, इसको इंसान ना चलाए, इसको विधि चलाए, इसको न्याय चलाए। अगर न्याय के हिसाब से चलना पड़ेगा तो पहले हमको ये मालूम पड़ना पड़ेगा कि इस भारत देश के अंदर भारत किसको कहते हैं। क्यों जी,
भारत किसको कहते हैं? अगर हमने भारत को नहीं समझा तो फिर हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उसका कारण क्या है? क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो चलो उस टाइम पर नहीं थे जिस टाइम पर चुनाव प्रणाली बाद में आई, पर उसके बाद के सब लोग जिन्होंने नेताजी को जाना, जिन्होंने इस पूरी विधि के न्याय को जाना, जिसने इस पूरे सिस्टम को जाना, उन सब ने चुनाव का बहिष्कार क्यों किया? भाई चुनाव के बहिष्कार का कोई कारण तो आपको समझ में आना चाहिए। अगर वो कारण आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप अंदर से उतने मजबूत नहीं होगे, क्योंकि वोट तो आप पक्का डाल के आए होंगे। आप में से 20-30% तो 100 में से 10-20 ने तो डाला ही डाला, क्योंकि वो घर पे आके बैठ जाते हैं, डाल के भाई हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं। अब नेताजी आ गए तो क्या करेंगे? यहां से बैठ के चिल्ला करके बोलने से कि चुनाव का बहिष्कार में शामिल हो जाओ, हम ही शामिल नहीं हो पाएंगे कभी कभी। और इतना प्रचार करते हैं, जितना प्रचार कोरोना का हुआ उतना ही प्रचार कोरोना की वैक्सीन का हुआ, और उतना ही प्रचार मतदान का हुआ कि वोट डालो, वोट डालना बहुत जरूरी, उतना ही प्रचार, सेम प्रचार। तो जितने फायदे की चीज कोरोना की वैक्सीन थी आपके लिए, उतना ही फायदा मतदान है। आपको देख लो, फायदा हुआ है तो मतदान से भी फायदा होगा, अगर उससे नुकसान हुआ है तो नुकसान होगा, वो आप देखो। ठीक है, अब बात यह है कि मतदान क्यों बहिष्कार किया जाए, और क्या हमारे मतदान के बहिष्कार करने से कुछ बात बन रही है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर वोट नहीं डालेंगे तो वो एमएलए एमपी तो फिर भी बन ही रहा है ना, वो कानून तो बना ही रहा है। और कानून बनाने के बाद असलियत में विधि तो ये कहती है कि जिसने वोट डाली है वो कानून केवल उसके ऊपर लागू होगा, लेकिन वो जबरदस्ती तो हम पर भी कर रहे हैं जो वोट नहीं डाल रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे अगर हम लोग, और उन लोगों को साथ लेकर नहीं चलेंगे जिनके लिए व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है, तो फिर भी नहीं कर पाएंगे। फिर हम केवल क्या हो जाएंगे? फिर हम एक नए दुकानदार हो जाएंगे कि एक दुकान हमारी खुल गई, एक दुकान उनकी चल रही थी, एक दुकान हमारी हो गई। हम दुकानदार लोग नहीं है भैया, हम आपके इमोशंस का, अपनी भावनाओं का, हम आपका सौदा करना हमको नहीं आता है। इसलिए हम सॉलिड बात करेंगे कि रियलिटी में व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा और असलियत में ये विधि का शासन कैसे आएगा। अगर उसके लिए हमको पहले समझ डेवलप करनी पड़ेगी, और समझने के बाद और लोगों को समझाना पड़ेगा जो गांव के लोग हैं, और आपकी बताई हुई बात को वो आज ही मान लें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिस दिन उनको वो बात आपकी होती हुई दिखाई देगी, जैसे मैं आपके गांव की बर्बादी होते हुए देख रहा हूं अभी कि होने वाली है, अब चालू होगी, तो आप अपने गांव को जब समझाने जाओगे ना, तो पक्का यकीन है ये कहेंगे ये विकास का विरोधी है, ये चाहता नहीं हमारा गांव भी साफ सुथरा हो जाए। हमारे गांव बहुत साफ सुथरे हैं हमारे इलाके में, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस टाइम ऐसी सभा, ऐसे भीड़ में बैठना, ऐसे घुटमुट में, बिना पंखे के, लोहे की चादर के नीचे मेरे गांव में किसी को बिठा के दिखा दो, संभव नहीं है। साफ सुथरा गांव है, किसी की सड़क पे पड़ा चोट लगी पड़ी होगी, लेकिन कोई अपनी गाड़ी नहीं देगा लेके जाने के लिए। लेकिन यहां अभी नहीं है ऐसा, यहां आपकी मदद करने के लिए आएंगे। मैंने यहां देखा था कि जो हमारे यहां बना था भंडारे में, हम सब पड़ोसियों से बांट कर खा रहे थे। गांव में फिर भी बचा होगा अभी हमारे एरिया में ये वाली चीज जो एक दूसरे से बांट के खाने वाली, पर शहर में तो एक दूसरे को नाम भी नहीं मालूम है, नंबर से जानते हैं। कौन से 1570 वाले शर्मा जी, वो वर्मा जी, ऐसे ही है, इससे आगे नहीं पता कुछ भी। हमारे यहाँ तो सब मालूम है, बेटी कहाँ ब्याह रखी है, बुआ कहाँ ब्याह रखी है, इसकी बीवी कहाँ से है, इसके नानके कहाँ, इसके ससुराल कहाँ, सब मालूम है, और हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये गांव में संभव है। सो कॉल्ड विकास इन्होंने बोल करके हमारा विनाश कर दिया। आपका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ेगा, खूब पैसा खर्च करोगे, उसको ये लोग विकास बोलते हैं, जबकि रियल में वो सत्यानाश है। वहां उस स्कूल में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है? वहां पे वो आपको स्कूल में
वो कह रहे हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ। देखो आपको भी याद है पूरी कहानी, वो पढ़ा रहे हैं आपके बच्चे को, वो अंग्रेजी स्कूल में तो वही पढ़ाए ना, ई फॉर एग पढ़ा रहे हैं, सी फॉर चिकन पढ़ा रहे हैं। हमारे वाली बात आपको बेशक अजीब लगती हो, लेकिन अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं कि जेंटलमैन कौन है, जिसने कोट पैंट पहना हुआ वो तो जेंटलमैन है। अगर उसका पिता खेतीहार, अगर खेतीहार है, अगर वो किसान है और वो खेत में काम करता है और कंधे पर अगर वो हल लेकर आ रहा है या कुछ सामान खेत का लेकर आ रहा है और उससे पूछा जाए कि ये जेंटलमैन नहीं है क्या, तो आपका ही बच्चा आपको बोलेगा नहीं, यू आर नॉट जेंटलमैन, क्योंकि जेंटलमैन तो कोट पैंट वाला चाहिए। ये पढ़ा करके आपके बच्चों की पूरी नस्ल खराब की जा रही है। वहां पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि सीखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। बल्ब खराब हो जाए तो हमारे शहर का बच्चा, हाँ मम्मा बल्ब खराब हो गया है, अभी मैकेनिक को बुलाओ। मैकेनिक आएगा, वो बोलेगा विजिट का 450 रुपया लगता है। मैं आपको इसीलिए यहां का आदमी हमारे वहां भागेगा, क्योंकि यहां से बहुत से लोग हैं इस एरिया से गए हुए लोग जो वहां काम करते हैं, क्या कि बिजली ठीक करना सीख लिया। वहां हमारे चंडीगढ़ में अगर आप जाते हो तो बिजली ठीक करने वाले बंदे के पास फोन जाएगा तो वो बोलेगा मेरा विजिट का 350 रुपया है, 450 रुपया विजिट का, एक विजिट का, मतलब तुम्हारे घर में आने का और जाने का, कुछ भी नहीं किया तो भी। तो वो बोलेगा जी ठीक है, और फिर एक सॉकेट पे काम करने का 100 रुपया अलग। यानी अगर आपने बोला कि ये भी बटन खराब है, वो दूसरे बोर्ड का बटन खराब है, वो बोर्ड का, तो 300 रुपया वो हो गया, जो सामान में कमीशन आएगा वो अलग। तो अभी 350 या 450 रुपया तो हो गया आने जाने का। वहां जाके बच्चे ने बोला हाँ जी बेटा क्या दिक्कत है मशीन में, ये बल्ब खराब हो गया। बोलेगा अच्छा ये चेंज करना पड़ेगा। तो वो बच्चे में इतनी अकल नहीं है कि वो बाजार से लेकर के बल्ब और उसको बदल दे निकाल के ना, वो मिस्त्री ही करेगा, मिस्त्री 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा उसके बदलने के। ये सिखा रहा है अंग्रेजी मीडियम स्कूल। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कोई चीज ठीक करनी नहीं आती है उसको अपने घर की, कोई चीज ठीक करनी नहीं आती अपने शरीर की। बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब मेरे साथ भी हो गया, मैं आपको बता रहा हूं। 7-8 साल पहले क्या हुआ, बेटे को 2012 की बात है, पेट में दर्द हो गया रात को। मैं गया, अब मैं पहली नया मैं शहर गया था चंडीगढ़, उस टाइम नौकरी छोड़कर, तो मैं जानू नहीं किसी को, कौन जाने। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ने के लिए आते थे उनमें से एक की मदर को मैंने फ़ोन कर लिया। मैंने कहा मिसेस चौहान ऐसे ऐसे करके बेटे को पेट दर्द हो गया, अब मैं क्या करूं, किसके पास लेकर जाऊं, यहाँ कौन है वैद्य, क्योंकि नया गया ही था। तो बोले जी ऐसे ऐसे करके एक अस्पताल है, उसने बड़ा नाम बताया, बोला चंडीगढ़ का सबसे बढ़िया अस्पताल है। तो मैं गया जी, तो मैंने जाते ही उसको दिखाया डॉक्टर को, उसने बोला इमरजेंसी केस है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, वो 700 एक्स्ट्रा लेगा। अरे भाई बेटे की बात है, मैं इसको 700 रुपये के लिए थोड़ी कहूँगा कि तू मत बुला, बुला फटाफट डॉक्टर को बुला, उसको पेट दर्द हो रखा है। अच्छा मैं परेशान हूँ, माँ बाप तो परेशान हो ही जाता है बच्चे को तकलीफ में देख करके। और वो डॉक्टर आता है, उसको हाथ लगाता है, मुझे लगता है अपेंडिक्स की दिक्कत है। तो मैंने कहा फिर क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो खाना तो खा, हाँ खाना तो खा, फिर सुबह करेंगे खाली पेट। अच्छा खाली पेट, फिर अब क्या करें, अभी आप ऐसा करिए, यहाँ रात को कोई दिक्कत हो गई, अभी पेन किलर दे देते हैं, रात को कोई दिक्कत हो गई तो हम आ जाएंगे इमरजेंसी में, आप एडमिट करवा दीजिए, सुबह अल्ट्रासाउंड करके और फिर ऑपरेशन कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, अब क्या, अब मुझे तो नहीं मालूम क्या करना है। उस टाइम इतना ज़्यादा शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू किया नहीं था कि अच्छा मैं कभी बीमार पड़ा नहीं, असली प्रॉब्लम ये थी। मुझे अभी भी 28 साल हो गए बीमार पड़े हुए। तो 96 में कभी बीमार पड़ा था, तो उसमें किसी देसी वैद्य ने कोई दवाई दी थी, तो मैंने कहा देसी वैद्य बढ़िया होते हैं यार, ये अंग्रेजी वाले तो खराब ही होते हैं। पता नहीं कैसा दिमाग में आया, वो बीमार ही नहीं पड़ा, उसके बाद अंग्रेजी डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो
मुझे डॉक्टरों का हिसाब किताब था नहीं, तो बच्चा पैदा हुआ तब हमारे एक मौसा जी थे, वो बोल देते थे यार कुछ नहीं है, 2-3 दिन में शरीर ठीक हो ही जाता है। नया नया चंडीगढ़ गया तो नहीं, मेरे को अचानक से आ गया। तो अब मैं चिंता में हूँ कि रात को यहाँ रुकूं, इसको अकेला छोड़ दूँ। वो बोले अंदर तो जाने देंगे नहीं, आप घर ही जाइए। तो मैंने कहा अकेला बेटे को छोड़, कहता कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल एसी है अंदर और सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे एसी की दिक्कत नहीं है, बात है कि वो उसके पेट में दर्द है, उसको अकेला छोड़ने का क्या मतलब है? बड़े बड़े अस्पतालों का तो खेल है ना ये, वो मरीज को अकेला रखने देते हैं ताकि ज्यादा दिन तक बीमार रहे। हमारे यहाँ तो रिवाज ही है कि कोई बीमार हो जाए तो उसके यहाँ आने जाने वालों का तांता ही नहीं रुकता है, आते रहे उसको, ये वो भूल ही जाते हैं कि मैं बीमार हूं, और वहां अकेला पड़ा पड़ा वो सारा दिन सोचता रहता है कि मैं बीमार हूं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैंने अपने एक मित्र को फोन कर लिया चंडीगढ़, वहां करनाल। मैंने बोला ऐसे ऐसे करके दिक्कत है। उसने बोला पेट में क्या समस्या है? मैंने कहा बस अचानक दर्द हुआ, तब से दर्द ही हो रहा है। किस जगह पे हो रहा वो सब पूछ करके उसने बोला ऐसा है, मुझे नहीं लगता ये अपेंडिक्स की दिक्कत है, और अभी मत करवाओ ऑपरेशन, तू सुबह बेटे को करनाल ले आ। तो मैंने कहा करनाल लेके सुबह लेके आऊंगा तो कम पेट्रोल थोड़ी लगेगा, उतना ही लगेगा, अभी ले आता हूं, यहां क्यों दाखिल कराऊंगा मैं? यहां छोड़ के घर जाने से तो बेटर है मैं 2 घंटे में करनाल पहुंच जाऊंगा। मैंने बेटे को वहां से अस्पताल से बोला भैया नहीं करना दाखिल, मैं जा रहा हूं। जब मैं गया वहां जा करके उसने बोला कि ये, उसने पेट चेक किया, फिर वो अपना एक उसका सर्जन दोस्त आया हुआ था उसको दिखाया, बोला देखना क्या दिक्कत है, इसको पेट दर्द है, क्या खाया था बेटा? तो उसने बता दिया स्कूल में कि जो खाया था उसने। तो उसने क्या किया, अंदर गया, अजवाइन का चूर्ण लेकर के आया, बोला ले इसकी फाकी मार, ऊपर से पानी पी ले, ठीक हो जाए। उल्टा सीधा खाएगा तो दर्द होएगा ही पेट में। बोला तो इसको अपेंडिक्स, बोला अपेंडिक्स कहाँ से, कुछ नहीं है इसको, पेट दर्द वैसे खान पीन की वजह से है, सुबह तक ठीक हो जाएगा, टेंशन लेना। हो गया सुबह तक ठीक। अब मैं सोच रहा हूं कि यार अगर मैंने बेटे के लाड में और ज्यादा पढ़ा लिखा होने के घमंड में अगर उसका कटवा दिया होता उसका अपेंडिक्स, तो जो शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो कच्ची चीजों को पचाने का काम करता है, वो सब निकाल देते हैं डॉक्टर पेट दर्द होते ही। यहां तो ये शहर के आदमी की हालत बता रहा हूं मैं आपको, 24 घंटे डरा हुआ है, पेट दर्द हो जाए तो होश मतलब उसके फाकता हो जाता है, उसको होश नहीं रहता है। अपने यहां तो 2-4 दिन तो ऐਵੇਂ ही बीमार पड़े रहते हैं। ये हिम्मत उन लोगों के पास नहीं है, अकेले हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल अकेले हैं, कुछ नहीं है उनके पास पैसे के अलावा। और अब पता चला हम लोगों को, तो थोड़े दिन पहले ही पता चला, 2-4 साल पहले ही, ये पैसा ही फर्जी है टोटल। तो मैंने कहा इसके पीछे भाईचारा खराब कर रहे हैं, इसके पीछे सारा काम खराब कर रहे हैं यार। हम तो असली धन छोड़ करके सारा बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी आप लोग नहीं गए हो, आप बचा सकते हो इसको। आपको चाहे कितना ही समझाना पड़े, आप बताओ उनको कि कंट्रोल हमारे पास रहना चाहिए। रोटी का, पानी का, जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये 4 चीजों का कंट्रोल जब तक अपने पास रहेगा, गांव के पास, इनकी औकात नहीं है कुछ भी करने की। हम जब चाहें अपने गांव के दरवाजे इनके लिए बंद कर सकते हैं, क्योंकि तब हमारे पास बीज अपना है, पानी अपना है, हम भाईचारे में रह लेंगे। तुम्हारी बीमारी अंदर नहीं आएगी, तुम्हारी कोई केमिकल अंदर नहीं आएगा, हम रोक सकते हैं। दूसरा, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय पंचायती राज को खत्म कर रहे हैं ये लोग। अभी कल पुलिस आ गई ना, औकात नहीं होनी चाहिए थी पुलिस की गांव में घुसने की, कैसे घुस गया? मैं कह रहा हूं हमारा गांव जिस पोजीशन पर है, इस पोजीशन वाले गांव में तो पुलिस पूछ करके आनी चाहिए थी। चलो वहां तो शहरों जैसे गांव हो गए हैं, वहां तो सब बर्बाद हो गया है, वहां तो गांव, हर गांव में नशा ही नशा है। हमारे वहां बहुत नशा आ चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। जिस गांव के साथ पुलिस चौकी आ गई, मैं आते हुए देख रहा था कुछ गांव के बाहर पुलिस चौकियां छोटी छोटी लग गई, तो मैं बात कर रहा था अपने साथियों से, मैंने कहा ये पुलिस चौकी क्यों आई है यहां मालूम है? बोलते जी नहीं। बोला आपको लगता है कि पुलिस चौकी आई है किसी अपराध को रोकने के लिए?
जबकि पुलिस वालों का काम क्या है, मैं आपको बताता हूं। आप दोनों का झगड़ा हो गया तो आप दोनों को थाने बुलाएंगे, दोनों को बैठ के बोलेंगे कि अपना निपटारा यहीं कर लो, पंचायत होगी, निपटारा खुद करेंगे। दोनों पक्ष पुलिस वालों को कुछ ना कुछ देकर आएंगे। हम पागल हैं क्या, सुबह से लेकर रात तक तेल फूकते हैं? तो आप कोई ना कोई चाय पानी तो उनको पिला करके ही आओगे। तो दोनों पक्ष ने पूछा, मान लो आपका सुलझाटा नहीं हुआ, सुलझेवा नहीं हुआ, तो क्या होगा? वो मुकदमा, वो रपट लिख देंगे, आप कोर्ट में चलना शुरू करोगे। तो वकील को कौन सा पक्ष देगा पैसे? दोनों दोगे ना, वकील को भी दोनों दोगे। और कल को वकील अगर ये बोल दे जज के साथ अपनी सेटिंग है, तो जजों को भी दोनों दोगे। ये काम है पुलिस का, मतलब उसको खाना है। दूसरे नंबर पे और क्या काम है पुलिस का? आपके गांव में कोई नशा बेचने वाला आ गया, नशा बेचने वाले को आपने पकड़वा दिया, गांव वालों ने इकट्ठा होकर के, वो थाने में पकड़ा जाएगा, अगले दिन सुबह कोर्ट में पेश नहीं होगा। आप जाओगे, जी क्या हुआ उस मसले का? वो तो ऊपर से फोन आ गया था मंत्री जी का, क्योंकि नशा बेचने वालों की सेटिंग मंत्री जी के पास पक्का होती है। ठीक है, मंत्री जी का फोन आ गया, फिर अगले दिन जाओगे, फिर 2-4 दिन बाद कोई दूसरे नशे वाला, फिर तीसरे दिन किसी तीसरा गलत काम करने वाले के पास जाओगे, तो पुलिस वाले कहेंगे भाई हमारे बस की बात नहीं है, फिर फोन आ जाता है। तो आप गांव वाले क्या सोचते हो? कोई कुछ कर ही नहीं रहा। जबकि असलियत में पंचायती व्यवस्था होती तो पहले दिन ही न्याय हो जाना था। हमको पुलिस के पास ना तो उस झगड़े वाले केस में किसी को पैसा देने की जरूरत थी, ना ही इस ड्रग्स वाले केस में किसी के पीछे भागने की जरूरत थी। तो रियलिटी में, असलियत में पुलिस का काम है अपराधियों को संरक्षण देने का, अपराधियों की सुरक्षा करना। और हम जैसे, आप जैसे सत्याग्रही जब खड़े होते हैं सत्य की बात करने, उनको कुचलना। जैसे नेताजी को कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराधी है, भगत सिंह को कह दिया कि ये तो आतंकवादी हैं, ऐसे ही आप कल को चलोगे। अगर आपने प्यार से कोई चीज मांगी तो कुछ मिलेगी नहीं, चिल्लाते रहो। अगर आपने हाथ में अपना मोटा डंडा ले लिया तो कहेंगे ये तो हम पे आक्रमण करने के लिए आए थे। जैसे जवाहर बाग में हुआ, वहां उनके एसपी को, उनके एसएचओ को गोली आपने थोड़ी मारी थी, उन्होंने खुद मारी थी। और फिर कह देंगे कि इन्होंने मारी तो गोली मारने का उनको लाइसेंस मिल गया। फिर यानी पुलिस का काम असलियत में सच्चाई को दबाना है। इसका मतलब अगर आपको समाधान चाहिए तो पुलिस की गांव में एंट्री बैन करनी पड़ेगी। और पुलिस की गांव में एंट्री बैन तब होगी जब आपके गांव की न्याय प्रणाली असली और सच्चे आदमी के हाथ में होगी, जो अपने बच्चे को भी गलत करने पर ना माफ करे, जो सच को सच कहने की हिम्मत रखता हो, जो लड़ाई को लड़ाई की तरह ले, जो अपने गांव को सबसे पहले, समाज को सबसे पहले और उससे भी ऊपर विधि को, न्याय को सबसे पहले मानता हो। ऐसे आदमियों को हमें पंचायती बनाना पड़ेगा। और ऐसे लोग सड़क पर चलते हुए नहीं मिलेंगे, हमें ढूंढने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, उनसे आग्रह करना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा और फिर पूरे गांव को समझाना भी पड़ेगा। समझाए भी ना थोड़ी। हमारे मीटिंग्स किस लिए होती हैं मैं आपको बताऊं। रियलिटी में जो संगठनों की जो मीटिंग्स हैं उनका मकसद क्या होता है? मीटिंग्स का मकसद ये होता है कि भाई हमने आपको बुलाया, हम आपसे राय मशवरा करना चाहते हैं कि ऐसा किया जाए क्या। अगर ऐसा करने पर अपना संगठन ना कहता है तो नहीं करेंगे। संगठन कह रहा है कि भाई बात तो ठीक है, गलत। देखो कमाल की बात यह होती है, संगठन के अंदर अगर कोई 2 पक्ष बनते हैं तो वो केवल तब बनते हैं जब एक पक्ष गलत बात कह रहा हो। अगर कोई पहला पक्ष अगर सच बात कहेगा और अगर सही बात कहेगा और जिसमें सबका लाभ होगा तो दूसरा पक्ष पैदा ही नहीं होगा। और होगा भी तो तर्क के द्वारा, समझ के द्वारा समझाया या समझा जा सकता है। भाई जो बोला है उसमें यह कमी है, इसको ऐसे दूर कर लिया जाए। तो हमको संगठन का मतलब यह है कि आज हम लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं,
आज हम लोग ये तय करेंगे कि भैया हमको ड्यूटी लेनी है समझाने की, लेकिन पंगा क्या पड़ता है, आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, जो हम भी करते थे पहले और फिर बाद में समझ आया, तो ऐसे ही एक दूसरे से समझ लेने देने का काम हम करेंगे। वो क्या आया कि हम उन्हीं को समझाने में लगे रहते हैं जो हमको जानते हैं। हमने देखा ना, हम अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने गांव वालों को समझाने पे लगे रहते हैं। सबसे बढ़िया तरीका समझाने का क्या है कि अपने गांव वालों को समझाने के लिए पड़ोस के गांव वाले सत्याग्रही को बुलाओ, और खुद अपने गांव को मत समझाओ, पड़ोस के गांव में जाकर समझा के आओ। उस गांव का एक दो आदमी तो चाहिए ना जो हमको उस गांव में एंट्री दिला दे, बाकी की चीज समझाने का काम हम कर दें, वो बंदा कुछ ना बोले। अगर कुछ गलती निकल, मान लो आज मेरे से कुछ गलत निकल भी जाए, कुछ भी गलत अगर जबान से निकल जाए, तो भैया 1 मिनट में बोल देंगे ना भाई साहब के भाई वो बोल गए, हमने तो नहीं कहा ना, हम तो नहीं कह रहे थे। और हम, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा माफ़ी मांगना, भाई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो माफ़ी चाहते हैं। तो दूसरे गांव को या दूसरे मोहल्ले को समझाने जाएंगे तो ज़्यादा आसानी से समझा पाएंगे। तो दूसरी चीज़ मैंने क्या बोली, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीज़ों में से पूंजीवाद को निकालना है। क्योंकि आपका असली दुश्मन कौन है? पूंजीवाद। पूंजीवाद कैसे? वोट डालने का लिए जो एडवर्टाइजमेंट चल रही है, जो पैसा है पॉलिटिकल पार्टियों को, वो कौन देता है? उद्योगपति देता है ना। उद्योगपति को कौन देता है? कस्टमर देता है, कंज्यूमर देता है। कंज्यूमर कौन है? हम जितना उद्योगपतियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को मजबूत करते रहेंगे, उतना ही वो मजबूत होकर ऐसे नेताओं को पैसे की सप्लाई करेंगे जो समाज का और सत्यानाश करते होंगे। इस घर में 4 परिवार रहते हैं, मुझे बताया यहां डॉक्टर साहब ने, 4 परिवार रहते हैं इस घर में जहां हम बैठे हैं। अब 4 परिवार रहते हैं, चारों परिवारों को 4 टेलीविजन की जरूरत नहीं है, 4 ट्रैक्टरों की जरूरत नहीं है, 4 कारों की जरूरत नहीं है, 4 मोटरसाइकिलों की जरूरत नहीं है, 4 सिलेंडरों की जरूरत नहीं है, 4 बेडों की जरूरत नहीं है, 4 घरों की जरूरत नहीं है, 4 मतलब उनको हर चीज 4 नहीं चाहिए, एक से काम चल जाएगा पूरे घर का। लेकिन बाजार को पता लगा कि अरे 4 कमाने वाले एक ही घर में, तो चारों कमाने वालों को अलग अलग शहर में सेट कर दो ना, 4 घर बन जाएंगे एक ही घर के। तो समाज को तोड़ने में बाजार का फायदा है। अगर आपका बच्चा आपके गांव से बाहर कहीं शहर जा रहा है रोज, अगर वो रहता है वहां पीजी में, अगर वो रहता है वहां हॉस्टल में, तो बाजार का फायदा है। तो कभी भी आपके गांव में शिक्षण व्यवस्था बढ़िया नहीं आएगी, कभी भी आपके गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं आएगी, कभी भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जिससे आपका गांव तरक्की करे। आपको वो चीज मिलेगी जिसमें पैसा बाजार के पास जाए। तो बस आपको देखना है कि आपका सत्यानाश होना है कि आपका विकास होना है। सिर्फ ये देख लेना कि ये जो पैसा दे रहे हैं ये गांव के ही किसी व्यक्ति के पास रहने वाला है, इसका एंड प्रोडक्ट, या आखिर में ये कंपनी के पास जाने वाला है। और अगर वो कंपनी के पास जाने वाला है तो फिर हम अपनी जड़ें अपने हाथों से खोद रहे हैं। ये बात हमको समझ में जिस दिन आ गई, उस दिन हम एक दूसरे को मजबूत करने में लग जाएंगे। जब हम एक दूसरे को मजबूत करने में लग जाएंगे और समाज आधारित व्यवस्था बन जाएगी, तो समाज अपने आप इस लेवल पर आ जाएगा कि जब पुलिस की जरूरत नहीं है, नेता की जरूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी की जरूरत नहीं है, तो आपके गांव में दखलंदाजी किसकी होगी? किसी की भी नहीं। तब आप असली धन पे फोकस करोगे कि रुपए पे फोकस करोगे? असली धन पे। और फिर असली धन की डिमांड को सरकार के लिए नकारना या इग्नोर करना, यहां तक कि कोर्ट की भी औकात नहीं रहेगी कि वो आपकी बात को अनसुना कर दे। आज तो क्या है, आपने एफआईआर दिया बैंकों के खिलाफ, कोई भी पुलिस वाला सुनने को तैयार नहीं है। एसपी कहेगा हमें आदेश ही नहीं है। उनको किसी ट्रेनिंग में पढ़ाया ही नहीं जाता। आप कोर्ट में जाएंगे, किसी वकील को बोलेंगे हमारा केस लड़िए, उस वकील ने कभी 230 से 254 पढ़ा ही नहीं है। उसने वो सेक्शन 489 कभी पढ़ा ही नहीं है। वो उन पे तो फोकस ही नहीं है उनका।
क्योंकि उनको ट्रेनिंग देने वाली व्यवस्था वही अंग्रेजों वाली व्यवस्था है। अब सवाल पे इस पे आते हैं, नींद तो नहीं आ गई? सुस मैंने कहा कहीं एक तरफा चल रहा है ना, इसलिए मेरे को आने लग गई थी ना। क्या है कि न्याय की जो व्यवस्था करनी है तो हम चुनाव का बहिष्कार क्यों करते हैं, ये बड़ा सवाल है। असलियत में आप सब लोगों को यह तो पता ही होगा कि चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब तनख्वाह लेते हैं, चाहे मास्टर हो चाहे कोई भी हो। क्यों जी, पता है कि नहीं पता? पता होगा ना इनको। इसलिए इनको, अगर ये तनख्वाह लेते हैं तो तनख्वाह काम की लेते हैं, और जो काम की तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है। अगर ये नौकर है तो ये किसका नौकर है? वो बोलते हैं हम भारत सरकार के नौकर हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो OIGS है। OIGS किसने सुना है? सुना है किसी ने? जिसने नहीं सुना अब उनके लिए बता रहा हूं। OIGS, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, भारत सरकार की सेवा में सेवारत। अब MLA भी भारत सरकार की सेवा में है, MP भी भारत सरकार की सेवा में है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी भारत सरकार की सेवा में है, न्यायालय भी भारत सरकार की सेवा में है, और जितना चपड़ासी से मास्टर जी, डॉक्टर जी, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो सारे भारत सरकार की सेवा में हैं। तो वो भारत सरकार कौन है भाई? अगर नीचे से लेके ऊपर तक के सारे कर्मचारी, अगर तनख्वाह लेने वाला हर व्यक्ति भारत सरकार है, तो भारत सरकार कौन है? भारत सरकार है जो उनको तनख्वाह देती है और जिन्होंने उनको वहां पर बिठाया है। अब DC को किसने बिठाया? उसको UPSC ने बिठाया। UPSC को किसने बिठाया? उसको विधान पालिका, किसने? सदन ने बिठाया, संसद ने बिठाया। अच्छा, संसद में किसने बिठाया? वो तो हमने बिठाया। हमने कैसे बिठाया? हमने अपना मत दिया उसको। हमने कहा ये ले मेरा मत, मेरी ताकत, जो मेरी ताकत है वो ले और वहां बैठ और मेरे लिए निर्णय कर। फिर भाई ने, फिर चाचा ने, ताऊ ने, सबने अपना अपना मत इस एक व्यक्ति को दे दिया। ये एक व्यक्ति हमारा सांसद, हमारा प्रतिनिधि बना और ये हमारा नौकर बन के वहां पहुंचा, हमारी ताकत लेकर, हमारा मत लेकर। अच्छा, इसको सैलरी जो मिलती है वो कहां से मिलती है? किससे मिलती है जी? टैक्स के पैसे से मिलती है। वो टैक्स कौन देता है? देश की जनता। तो तनख्वाह देने वाला मालिक कि लेने वाला मालिक? अरे देने वाला मालिक कि लेने वाला? देने वाला मालिक, यानी कि जनता मालिक, यानी कि जनता की ही पावर, जनता का ही पैसा जनता के लिए काम कर रहा है। तो जनता ही भारत सरकार है। आई बात समझ में? कौन है भारत सरकार? जनता। कौन सी जनता? जो 5 किलो राशन लेती है वो जनता, जो वोट देती है वो जनता, या जो दे रही है? लेने वाला होगा मालिक कि देने वाला होगा? अरे मालिक लेने वाला होगा कि देने वाला होगा? तो जो भी व्यक्ति सरकार से किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं ले रहा, ना बुढ़ापा पेंशन ले रहा, ना विधवा पेंशन ले रहा, ना बच्चों के फ्री में फीस ले रहा, ना ही वो उनसे कोई खेती के जो 2-2, 500 रुपए आते हैं, 2000 रुपए 3 महीने 4 महीने में डालते हैं, वो ले रहा, जो सरकार से कोई पैसा नहीं ले रहा लाभ के रूप में, वो भारत सरकार है। और जो व्यक्ति वोट डाल रहा है, जो पैसा ले रहा है, वो तो भिखमंगा है भाई। भिखारी कहां से मालिक हो जाएगा? नहीं समझे? जो हाथ ऐसे फैला के बैठा है कि दे मालिक, बच्चे के नाम पे दे, विधवा के नाम पे दे, बुढ़ापे के नाम पे दे, किसी भी चीज, फ्री का अनाज दे, फ्री के पैसे दे, जो फ्री के नाम पे बैठा है वो तो भिखारी है। भिखारी इस देश का मालिक नहीं हो सकता। मालिक देने वाला होता है। पहले का आदमी, आपने ध्यान दो, आज से अगर
20 साल पहले चले जाओगे तो हमारे बुजुर्गों ने फ्री में कुछ भी लेना स्वीकार नहीं था। आपके खेत में जितने फल हैं ले जाओ, ले जाओ, लेंगे नहीं, दे देते थे। लेकिन जिसको देते थे वो भी कमाल का, क्योंकि वो भी उसी दौर का आदमी है, वो भी कुछ ना कुछ दे के जाता था। चाहे दे कुछ भी, फ्री में वो भी नहीं लेके जाता था। हमारे यहां फ्री में लेने का रिवाज नहीं है। जो फ्री में नहीं लेता वही भारत है। आई बात समझ में? गांव कभी किसी से कुछ नहीं लिया। हमारे बारे में गलत पढ़ाया जाता है हमको किताबों में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। नहीं, भारत एक उत्पादन प्रधान देश है। भारत में उत्पादन होता था, हर चीज का होता था, इतना होता था कि हमारे पूरे गांवों की जरूरतें पूरी होने के बाद जो बच जाता था वो नगर में जाता था, और वहां से जो बच जाता था वो विदेशों में जाता था। और विदेशों में जाने वाला सामान इतना होता था कि पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट का 25-26% अकेला भारत होता था। सॉरी, गलत बोल गया। पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट का 48%, 48%, आधे के करीब अकेला भारत होता था। जो जीडीपी है वो 25-26% होती थी। जो आंकड़ा है 25-26 का, जो आंकड़ा वो जीडीपी का आंकड़ा है। यानी पूरी दुनिया की जीडीपी में एक चाइना और एक भारत, ये दो देशों का कंपटीशन होता रहा है हमेशा से, कि पहले नंबर पर चाइना तो दूसरे पे हम, पहले पे हम तो दूसरे पे चाइना। और ये आज का नहीं बता रहा हूं मैं, जिस वक्त अंग्रेजों को भारत को लूटते हुए 200 साल हो चुके थे, 1860 का आंकड़ा बता रहा हूं मैं, ये जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पे अभी भी लिखा हुआ है। समझ रहे हो? हम कभी से भिखमंगे नहीं थे। हमारे बारे में अंग्रेजों ने इतिहास में गलत लिखा कि भारत एक विकासशील देश है। नहीं, हम पहले से समृद्ध देश है। हमारे देश के अंदर गरीब से गरीब आदमी की महिलाओं के हाथों में, गलों में, पैरों में सोना और चांदी खूब होता था, खूब ही खूब होता था। हम गरीब कभी नहीं थे। हमारे पास असली धन की कभी कमी नहीं रही, धन धान्य की कभी कमी नहीं रही, पशुधन की कभी कमी नहीं रही, सेहत की कभी कमी नहीं रही, भाईचारे की कभी कमी नहीं रही, संतान की कमी नहीं रही, कभी अनाज की कमी नहीं रही, कभी सोने की कमी नहीं रही, कभी चांदी की कमी नहीं रही, कभी जमीन की कमी नहीं रही, कभी कोई आदमी भूखा नहीं मरा हमारे देश के अंदर, कभी भी नहीं। लेकिन इन हरामखोरों ने इतिहास ही गलत कर दिया। हमारी अगली पीढ़ियों को यह एहसास दिला दिया कि तुम्हारे पुरखे तो कुछ सोचते ही नहीं थे, कुछ जानते ही नहीं थे। और फिर हमने भी इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया, रिसर्च की तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। सरकार ने 2019 से लेकर 2023 तक 22 तक ये लिखा अखबारों के अंदर कि इस देश में एक बहुत बड़ी महामारी आई और किसी आदमी ने कुछ लोगों को अमृत प्याला पिला के बचाया। ये अखबारों में छपा हुआ है, लेकिन आपको असली बात का पता है, आपने तो कहीं नहीं छापा, अखबारों में, कहीं खबरों में आई नहीं, आपकी बात कभी नहीं छपेगी। इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि जो 1918 की महामारी की बात हो या उससे पहले की बात हो, वो सब उतनी ही सच्ची थी जितनी कोरोना के मामले में सच्चाई है। हर बीमारी की सच्चाई उतनी ही है जितनी कोरोना के मसले में। तो इसलिए विकास के नाम पर आपको लूटा जा रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भारत असलियत में गांव है। गांव ही भारत है, और गांव का आदमी भारत सरकार है। जो वोट नहीं डालता वो भारत सरकार है, यह ध्यान देना। जो वोट डालता है वो इस देश का शरणार्थी है, वो इस देश में शरण लेके रहने वाला आदमी है। वोट डालने वाली जो प्रक्रिया है, जो प्रणाली है, वो अंग्रेजों की है। अंग्रेज लेकर आए थे अंग्रेजों के आदमियों को वोट डाल करके समर्थन के लिए। तो जो अंग्रेजों के समर्थक हैं, जो अंग्रेजों की उस विधि के समर्थक हैं, वो वोट डालते हैं जो इस देश में शरणार्थी के रूप में आए थे, जो इस देश का असली नागरिक है, जिसके पुरखे इसी देश में रहते आए हैं, जो अपनी मूल जगह से नहीं हिला है, वो भारत सरकार है। वो अपना नेता कभी भी इलेक्शन से नहीं चुनता था, वो सिलेक्शन करता था कि मेरा नेता ये होगा। समझ रहे हैं? वोट का बहिष्कार इसलिए जरूरी है।
परंतु हम चंद लोगों के वोट के बहिष्कार करने से बात नहीं बनेगी। इसके लिए जब तक हम अपनी व्यवस्था को लाने के लिए माहौल नहीं बना देते, जैसे अभी हरियाणा में चुनाव होने हैं, अब मुझे मालूम है कि वोट डालने वाला डलवाने वाला सब शरणार्थी है। अब मैं ये बोलता रहूंगा तो भी कोई ना कोई तो चुना जाएगा, फिर क्यों ना अपना ही सत्याग्रही को, एक आदमी को बलि चढ़ा करके वहां पहुंचा दिया जाए। क्या दिक्कत है उसमें? हैं भाई, एक आदमी को डालना है, हम बोलेंगे हम तो नहीं डाल रहे हैं वोट, लेकिन जिन्होंने डालना है वो एक सच्चे आदमी को डाल दो, वो एक अच्छे आदमी को डाल दो, क्योंकि व्यवस्था एक तरफ से आपको घेरे हुए नहीं है। व्यवस्था से, जैसे हम लोग हैं, आप लोगों की बात बता रहा हूं, हम अभी तो हम और आप एक ही होने वाले हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि आप स्वाधीन भारत की बात करते हैं, आप नेताजी सुभाष चंद्र की बात करते हैं, आप सम्राट की बात करते हैं, रुपए की बात करते हैं, बाकी व्यवस्था को क्यों भूल जाते हैं? पानी की व्यवस्था को क्यों भूल जाते हैं? जंगल को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो तो आप इधर अगर चिल्लाते रहेंगे तो वो पीछे से आपकी व्यवस्था को उखाड़ देंगे ना। आपके बच्चे को तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा ना, फिर आपके बच्चे को तो इन्हीं कंपनियों की नौकरी करनी पड़ेगी ना। अगर हम संपूर्ण व्यवस्था पर अगर नजर नहीं रखेंगे और संपूर्ण व्यवस्था की दिशा में काम करेंगे, देखो उसका एक बहुत बड़ा फायदा है। आप अगर ऑर्गेनिक चीजों की तरफ काम करेंगे और सारे मसलों पे काम करेंगे, तो हमारे पास एक बड़ा जनसमूह है जो हमारे साथ आने के लिए तैयार बैठा है। किसी को नहीं आती सम्राट की वाली भाषा समझ में यार, किसी को रुपया अच्छा लगता है यही वाला, इसको यही चाटना है, यही खाना है। कोई बात नहीं, तुम अपने बच्चे को बढ़िया पढ़वा लो, तुम अपने बच्चे की हेल्थ ठीक रखने के लिए हमारी मदद ले लो, तुम हमारा कोई काम करने के लिए हमारी मदद ले लो, हमारी मदद ले तो लो एक बार हमसे जुड़ तो जाओ। रुपए वाला सबसे आखिर में समझा लेंगे तुमको जो समझ में आ रही है फिलहाल हम तुमको वो समझा लेंगे। तो इसलिए हमारे को सबको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा कि जहां भी जो जरूरत पड़े। अब 4 पहिए हैं गाड़ी में, स्टपनी कभी ये नहीं कहती है कि अगले वाले में पंचर होएगा तो ही वहां डाल सकते हो, स्टपनी को जहां मर्जी डाल लो। तो हम सबको स्टपनी बनना पड़ेगा कि भाषण देना पड़े भाषण भी दे देंगे, हेल्थ की बात करें वहां भी खड़े मिलेंगे, शिक्षा की बात करो वहां भी खड़े मिलेंगे, और सारी व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पूरी व्यवस्था को समझ करके उस व्यवस्था को हम अपने अनुसार कैसे बनाएं। हम अपनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं ना। अंग्रेजों ने सीधा कब आपके ऊपर थोपा भैया कि तुमको वोट डालना पड़ेगा? थोपा कब? जबरदस्ती कब किया? आपको एहसास दिलाया कि आपको वोट डालने में फायदा है। आपको कब कहा कि अंग्रेजी दवाइयां खानी है आपने, देसी दवाइयों से इलाज नहीं होगा? लेकिन आपके सामने माहौल पैदा किया कि आपने डॉक्टरों के पास जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बुखार वैसे 3 दिन में ठीक होता है, पर डॉक्टर टीका लगा देता है तो 2 घंटे में आराम हो जाता है। तो हमको लगता है ये वाला ठीक फार्मूला है। नहीं समझे? अब इसी तरह से अब पानी का, अभी टूटी जो दबा रहे हैं पानी की टंकी, एक डॉक्टर आएगा, वो आके कहेगा सरपंच के साथ खड़ा होकर के, पानी में फ्लोराइड बहुत है, पानी में क्लोराइड बहुत है, फलानी में ढमकाना भमराना बहुत है, तुम सब बीमार पड़ोगे, आने वाले बीमार पड़ रहे हो बूटी से, लेकिन सरकार कहेगी तुम पानी से बीमार पड़ रहे हो। अच्छा, पानी का टेस्ट किया? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे भाई, क्योंकि जेंटलमैन थे, कोट पहने हुए थे, तो गांव का आदमी सोचेगा बड़ा पढ़ा लिखा है, समझदारी होएगा, इतनी बड़ी गाड़ी में आया है तो वो बड़ा ही आदमी होएगा। तो हम उसकी बात को सच मान लेंगे कि तुम्हारा नलके वाला पानी तुमको बीमार करेगा, तो तुम हमारा टूटी वाला पियोगे तो बचे रहोगे। नलके की तरफ से ध्यान गया, उन नलकों में जंग लग जाएगा। हमारे वालों में लगा हुआ है भैया, उनको किसी ने देखा ही नहीं। जब आपके खेतों में ट्यूबवेल लगा दिए तो नहर की तरफ ध्यान ही नहीं गया, नदी को बचाने की तरफ सोचा ही नहीं। अब नहर में हमारी में पानी ही नहीं आता। हमारे पुरखों ने बड़ा सोच समझकर हर गांव की आबादी को नहर और नदी के आसपास ही बसाया था कि पानी की कमी कभी हो ही ना, चलता ही रहे, पानी मिलता ही रहे। पर इन लोगों ने उस पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। आने वाले युद्ध की तैयारी कर लीजिए, पानी पर भी हो सकता है अगला युद्ध, ये तैयारी कर रहे हैं। जिस चीज की एडवर्टाइजमेंट आने लग जाए समझ लो कंपनियों को सौंपना है। और आजकल हम देख रहे हैं पानी बचाओ खूब चल रहा है। इसका मतलब कंपनियों को सौंपने की तैयारी चल रही है पानी को।
तो पानी को कंपनियों को सौंपने से पहले हमको जागना पड़ेगा और पूरे के पूरे गांव को, देश को जगाना पड़ेगा कि पानी का कंट्रोल अगर गलती से सरकार के पास चला गया तो फिर आपकी गर्दन उनके हाथ में चली गई, कुछ भी नहीं बचेगा। सबसे प्राइमरी जरूरत है ये, इसलिए ये कंट्रोल गांव के पास ही होना चाहिए किसी भी हालत में। और तमाम तरह की बातें जो हम आपको बता रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन और जानवर की लड़ाई है ये, और रुपया उसको तो स्थापित करने में कितना टाइम लगेगा भाई। इनका रुपया इसलिए चल रहा है, इनको मानते हैं इसलिए इनका रुपया है। हम मान रहे हैं तो चल रहा है ना। हम इस व्यवस्था को बना सकते हैं कि हमको इनके रुपए की जरूरत ही ना पड़े। हम इनकी सरकार को सरकार मानने से मना कर सकते हैं, पर कम से कम उससे पहले गांव में हमारे लिए इतना समर्थन तो जुटा ले कि सरकार ये बदनामी ना कर पाए कि ये तो गुंडे लोग हैं। आप लोग नक्सलियों के पास जाकर के कहोगे, नक्सली किसको बनाया इन लोगों ने? ये हरामखोर लोग क्या करते हैं, जब लोग अपने जल जंगल की लड़ाई लड़ने लगते हैं ना, उनको ये नक्सली घोषित कर देते हैं। फिर आप लोग अपनी जल जंगल की लड़ाई लड़ने लगोगे तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ वाले जंगल के आदिवासियों से, कि आदिवासी लोग अपनी जमीन बचाने के लिए कैसे लड़ाई लड़े थे। जब उनसे मिलोगे, उनके साथ 2-4 फोटो मिल गए तो कहेंगे ये भी नक्सली आ गए। फिर हमारे वाले किसान नेता खड़े होंगे जमीन बचाने के लिए, उनको भी कह देंगे कि ये लोग तो ऐसे लोग हैं, और फिर हिंसा का रूप धारण करके, हिंसा का रूप बदल के और फिर गोलियां चलवा देंगे और पूरे देश के अंदर बदनामी की एक लहर चला देंगे। बड़ा आसान खेल है इनके लिए, क्योंकि मीडिया इनके पास है। तो आपको मीडिया का कंट्रोल भी अपने पास लेना पड़ेगा। अब मीडिया का कंट्रोल आप कैसे ले सकते हो? आपको अपनी पत्रिकाएं भी छापनी पड़ेंगी और इनकी पत्रिकाएं बंद करवानी पड़ेंगी। आपको अपने रेडियो चैनल नहीं खोले तो इनके चैनल बंद होने चाहिए पक्का। अगर अपना टीवी नहीं खोल सकते हैं तो इनका टीवी हमारे गांव से बाहर फेंकना चाहिए। और ये जनमानस तैयार करना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि एक दिन आह्वान होगा किसी दिन कि आज पूरे देश के टेलीविजन फूटने वाले हैं, ले भाई ये गए, अब तुम झूठ फैला के दिखाओ। भाई जिस चीज के थ्रू वो झूठ फैलाते हैं, धीरे धीरे हमको ये जो जूत अपने हाथ में पकड़ा रखा है, जेब में डाल रखा है, इससे भी आजादी चाहिएगी, जिसको मोबाइल कहते हैं। क्योंकि इनके भरोसे, इनके होते हुए आप लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये ठीक है, आज हम एक दूसरे को जानते हैं तो हमको वीडियोस इसी के माध्यम से मिली, लेकिन इसका ये मतलब है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आप तक पहुंचने के लिए? क्योंकि वैसे संपर्क टूट चुके थे। इन्होंने टीवी में, मोबाइल में, सिनेमा में इस कदर हमारी अगली जनरेशन को घुसा दिया है कि वो निकलना उनका ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे निकाल पाएंगे इनको। मतलब इस सारी बातचीत का एक ही मर्म निकलता है कि हमें सबसे पहले अपना जनमानस तैयार करना पड़ेगा। उस जनमानस को यह बताना पड़ेगा कि जो स्वाधीन भारत के जो जाबाज सिपाही हैं, ये सिपाही असलियत में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाके हैं। और व्यवस्था परिवर्तन में व्यवस्था से जुड़े, जीवन से जुड़े लगभग हर पहलू को हम कवर करेंगे। और उसके बाद समाज का हर तबका हमारे साथ आएगा, हर तबका। कोई भी तबका अगर हम छोड़ देंगे तो लड़ाई अधूरी रहेगी। ये जन्म जन्मांतर की तरह चलती रहेगी, फिर अगली पीढ़ी आ जाएगी लड़ने वाली। पहले वाली पीढ़ियों को गोलियां लगती रहेंगी, अगली पीढ़ियां ऐसे ही फिर तैयार होती रहेंगी, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। जीत का एकमात्र तरीका है कि जो आदमी नया मिले वो आदमी हमसे कैसे जुड़ जाए। उसको स्वाधीन भारत से नहीं लेना कुछ, पर उसको हमसे कुछ ना कुछ लेना होना चाहिए। हम उसके फायदे के होने चाहिए। क्यों जी? लाभ का सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल है। हम जब हर आने वाले आदमी को अपनी टीम में शामिल करने के लायक हो जाएं, तब हमारा काफिला जहां से जाएगा जुड़ते जाएंगे। और जब ये हाल होगा तो फिर कौन सरकार, कौन ब्रिटिश इंडिया, सबको साफ करते हुए निकलेंगे, फिर कोई बचेगा ही नहीं है? फिर कोई बचना ही नहीं है। ये लड़ाई इसलिए समाज को साथ लेकर के चलने की है। और आज समाज इंतजार कर रहा है
कि कोई आए और हमारी समस्याओं पर बात करे और हमको साथ ले। ऐसा नहीं कि वो साथ दे नहीं रहा है, देने के लिए तैयार बैठा है, पर आज तक जितने लोग आए सब धोखा देने वाले आए। बीमा करने वाला भी धोखा देने वाला निकला, उससे पहले वो कंपनियों में जोड़ने वाला 2000-3000 में, वो भी धोखा देने वाला निकला। प्राइवेट कंपनियों वाले भी यही निकले। नेता लोग भी झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं, वो भी धोखेबाज निकला। तो हम पिछले 10-20 साल से 30 साल से धोखा देख रहे हैं, तो नए आदमी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन भरोसा करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और हमारा गांव आज भी भरोसा कर लेगा, वो आज भी इतना करप्ट नहीं हुआ है। गांव का आदमी आज भी सच्चा है, अंदर से बिल्कुल साफ है। वो उसको बात समझाएंगे, वो समझ लेगा, वो सुन लेगा और साथ भी चलेगा जब जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को अगर जीतेगा तो गांव जीतेगा। तो जितना हो सके गांव-गांव निकल जाइए, और रोज के 2-4 लोग भी जोड़ेंगे ना, तो आने वाले टाइम में बड़ा कारवां खड़ा होगा। और हो रहा है, मैं ये मान रहा हूं, हो रहा है। किसी दिन हम अपने साथियों से बोलते हैं, कभी कोई साथी बोलते हैं जी आप डिक्लेयर कर दो, इतने सारे साथी तो वहां से आ जाएंगे, इतने सारे साथी। हमें मालूम है, पर हम क्यों डिक्लेयर करें? सरकार हमसे पंगा खुद ही ले लेगी। जिस दिन लेगी उस दिन देख लेंगे, उस दिन हम उसको तृतीय विश्व युद्ध का नाम दे देंगे। अपना क्या है, आ जाओ लड़ने के लिए भैया, अपनी अगली पीढ़ी को बचाने के लिए। हम ये कहते होते हैं कि एक दिन तो उलझना ही होगा सब कुछ सुलझाने के लिए, तो उलझने के लिए हम तैयार बैठे हैं। सरकार हमसे टल रही है, किसी दिन दोनों के मन में आ गया, जिस दिन उलझ गए उस दिन लड़ाई का आगाज हो जाएगा अपने आप ही। हम क्यों शुरुआत करें? शुरुआत वो करें, हम तो सच की बात बोलते रहेंगे ना। हमको सत्य की बात बोलनी है, सत्य ही जिताएगा हमको। अपने सच से परे नहीं जाना, किसी को झूठ बोलकर धोखा देकर अपने साथ नहीं लगाना। जितना कर सकते हैं उतना ही वादा करना, और उसके हिसाब से लोग एक बार जुड़ गए तो कभी टूटेंगे नहीं। और जिस दिन जरूरत पड़ेगी ये सच की लड़ाई को मानना मजबूरी है, क्योंकि आखिर में जीत सच की ही होनी है, ये तय है। तो आप इस लड़ाई की शुरुआत, मतलब मैं समझता हूं आप बहुत अरसे से करे बैठे हैं, और इसका अंत कभी होगा नहीं। जब तक विधि का शासन लागू नहीं हो जाता तब तक इसका अंत संभव नहीं है। जब तक सत्य का राज नहीं आ जाता, जब तक हम लोग अपनी मर्जी से किसको बिठाना चाहते हैं वो जब तक हमारे लिए निर्णय लेने वाली पोजीशन पर नहीं पहुंचता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और हम सब लोग जब भी कभी बड़ी लड़ाई का आगाज़ होगा, आपकी तरफ से हो तो हम, हमारी तरफ से तो आप, जब भी एक तरफ से लड़ाई की शुरुआत हो तो दूसरी तरफ के लोग खड़े खड़े इंतज़ार करते रहें और अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे, और इस लड़ाई को आखिर में आखिरी पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी तक जीतेंगे। इसी उम्मीद में हम आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।